हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। मैं हूं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। दिन की शुरुआत करता हूं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के वीडियो के साथ। हम लोगों ने वीडियो नंबर 28 में ये कहा था कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों अगर लंबे समय तक किसी भी इकोनॉमी में होती है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, उसे करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को और आरबीआई को ये सारे बहुत सारे डिसीजन या बोले तो मीजर लेनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम लोग वही क्लियर करेंगे और आज का ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलो देखते हैं कि ये क्या कहती है। सबसे पहला, मीजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। सर एक्सेस डिमांड क्या था? एक्सेस डिमांड का मतलब था जहां पे क्या होता था, जो डिमांड था वो एक्सीड कर जाती थी एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसे हम लोग बोलते थे एक्सेस डिमांड। अब क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि अगर करेक्ट करना है एक्सेस डिमांड को तो सबसे पहला मेजर है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब है गवर्नमेंट जो इकोनॉमी में क्या करती है, पैसे लगाती है। अगर वो पैसे को लगाना कम कर दे और जो भी काम है वो जितना जरूरत है उतना ही लगाए तो क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा। और बात तो यह है कि एक्सेस डिमांड में एक चीज याद रखना, एक्सेस डिमांड दो ही रीजन से हो सकती है, या तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है और या तो क्रेडिट फैसिलिटी किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा होती है। तो ये दोनों ही चीज, पैसा इकोनॉमी में ज्यादा रहना या तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज्यादा रहना, ये एक्सेस डिमांड का रीजन बनता है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर ही कम कर देगी तो मार्केट में पैसा आएगा नहीं, अगर आएगा नहीं तो डिमांड कंट्रोल है। क्लियर? देखो, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। जहां तक हो सके गवर्नमेंट उसे कम करने की कोशिश करती है। और सबसे ज्यादा फोकस क्या होता है, देखो, रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। डिफेंस में जो खर्च है वो कम करती है, ठीक है। और अनप्रोडक्टिव वर्क्स जो होती है, मतलब जितना जो प्रोडक्टिव नहीं है वो देखती है कि जहां पे उतना जरूरत नहीं है पैसा लगाना, वो नहीं लगाती है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्सेस। बिल्कुल सही बात। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो लोगों को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होंगी, होंगी कि नहीं होगी? मान लो 1 लाख रुपए किसी की सैलरी है, मान लेते हैं, ठीक है। उस पे पहले टैक्स है 10%, अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसे 15% कर दिया। तो 1 लाख का 10% सर 10,000, तो पॉकेट में कितना आना था सर? 90,000। बट अब वो 15% हो गया, मतलब पॉकेट में कितना आएगा सर? 85,000, क्योंकि 15,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्या होगा सर? एक्सेस डिमांड जो होगा वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी इकोनॉमी की। और जो लास्ट है वो है डिक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। बिल्कुल दो ही रीजन थे। क्या क्या मेरे साथ साथ बोलेंगे सर? सबसे पहला क्या होगा, मनी सप्लाई अगर ज्यादा है उसे कम करना होगा, और दूसरा क्रेडिट जो अवेलेबिलिटी है उसे कम करना पड़ेगा। तो क्रेडिट को कम करने के लिए किसे रोल प्ले करना पड़ेगा सर? आरबीआई, और गवर्नमेंट भी मिलकर करती है। एक चीज और बताता हूं, अगर आरबीआई कोई भी मेजर टेक करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर गवर्नमेंट कुछ भी मेजर टेक करती है तो उसे हम लोग बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। क्लियर है? आगे चल करके हम लोग डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के दो एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला क्या होता है? इंक्रीज इन बैंक रेट। ये जो है ये है लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्या है सर? ये हम लोग मनी एंड बैंकिंग में अच्छे तरीके से नोट्स के साथ मिल जाएंगे, आप लोग मनी एंड बैंकिंग में देखना। हम लोग इसे शॉर्ट में निकलते हैं। इंक्रीज इन बैंक रेट। देखो, ये जो बैंक रेट है, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट है सर जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देती है तो एक रेट लेती है सेंट्रल बैंक। किससे? कमर्शियल बैंक से। तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि सेंट्रल बैंक में कुछ भी अमाउंट कमर्शियल बैंक को लोन में दिया लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखना लॉन्ग टर्म के लिए, तो पहले लेती थी 10%, अब वो लेने लगी, अगर क्योंकि उससे मेजर टेक करना है एक्सेस डिमांड को रोकने के लिए, तो वो बोलेंगे 15%। तो ये कितना है? ये 5% ज्यादा ले रही है ना। तो क्या कमर्शियल बैंक इस समय लेगी जितना पहले लेना चाहती थी? ना। तो ये क्या करती है? ये एक पहला मेजर हो जाता है, ये आरबीआई करती है। दूसरा, इंक्रीजेस इन रेपो रेट। ये दोनों में एक ही चीज है बट एक डिफरेंस है, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर है? यहां पे भी क्या होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को एक लोन देती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब यहां पे क्या होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी। देखो, आरबीआई क्या करती है, जो अपने सिक्योरिटीज होती है वो मार्केट में सेल करती है।
तो उस समय क्या करती है, जो कॉमर्शियल बैंक है वो उसे खरीदना चाहती है। जब वो उसे खरीदेगी तो उसका रिजर्व आरबीआई के पास, मतलब जो पैसा देगा तो रिजर्व कम होगा। अब जब रिजर्व कम होगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास उतना देने का पावर नहीं रह जाएगा किसी को लोन। क्लियर है? आम पब्लिक मतलब हम जैसे लोगों को। तो इससे मार्केट में पैसा कम आएगा। ठीक। और जो हमारा लास्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है इंक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर का मतलब क्या होता है सर? लीगल रिजर्व रेशियो। ये किससे किससे जुड़ा हुआ है सर? मनी एंड बैंकिंग में था ये CRR प्लस SLR से मिलकर के बना हुआ। तो सर LRR क्या है और ये इंक्रीज क्यों करती है? कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एक रिजर्व रखना पड़ता है रेशियो पे। अगर आरबीआई बोल देंगी कि ये रेशियो बढ़ा लो, ये रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या होगा? जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी पावर है कॉमर्शियल बैंक की वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड कम होगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या बताती है? ये तीन चीज़ों को। यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो, जब भी हम लोग लोन लेने जाते हैं तो कभी कभी क्या करना पड़ता है? कुछ चीज़ों को, कुछ सिक्योरिटी को क्या रखना पड़ता है? एज अ मॉर्टगेज रखना पड़ता है। मान लो कि हमें 5 लाख का लोन लेना है। ओके, तो 5 लाख का अगर लोन लेना है तो हमें उससे ज़्यादा रकम का पैसा क्या करना पड़ेगा? मॉर्टगेज रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अगर मॉर्टगेज वाला जो हमारे पास गुड्स है उसका वैल्यू है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 6 लाख रुपए बैंक रखती है। अब इसके 6 लाख रुपए बैंक ने रखा, 5 लाख रुपए ने से हमें लोन मिला, तो इसके बीच का मार्जिन कितना है? 1 लाख रुपए का। ये किसके पास है? ये बैंक रखती है। ठीक है, अब मान लो ये घट के 6 लाख का सामान 5 लाख। अब बोलेगा बैंक, भैया 6 लाख के सामान में हम 5 लाख नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? हम आप लोगों को 4.5 लाख रुपए देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1.5 लाख का मार्जिन हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है, मतलब उसके बीच का ये जो गैप है बढ़ा देती है। क्लियर है? तो इससे क्या होगा? लोग खरीदना ही नहीं चाहेंगे, लोग लोन लेना ही नहीं चाहेंगे। क्लियर है? ये सब कुछ आरबीआई किस पे करती है? कॉमर्शियल बैंक के। और कॉमर्शियल बैंक उसी के अकॉर्डिंग जब उसका पावर कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है हमें भी उसी रेट में मिलेंगी। नेक्स्ट, मॉरल सुएशन, एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इज्जत पूर्वक आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लेटर इशू करती है और बहुत तरीके से रिपोर्ट इशू करती है कि भैया आप क्या करो, मार्केट में क्रेडिट ज़्यादा मत दो, मार्केट में पैसा ऑलरेडी है। तो आरबीआई यहाँ पे मॉरल सुएशन का काम भी करती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट वन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब रैशनिंग। यहाँ पे बोल दिया जाता है कि भैया इस सेक्टर को, अलग अलग सेक्टर होते हैं, प्रोडक्टिव सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। तो वहाँ पे क्या होता है? रेशनिंग कर दी जाती है कि इस सेक्टर को, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को इतना, मैन्युफैक्चरिंग को इतना, इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पैसा अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रेशन। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या मेजर टेक किए जाते हैं फॉर करेक्टिंग डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो, इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जो हम लोगों ने इससे पहले सीखा था उसके जस्ट अपोजिट। उसमें सब कुछ मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड में सब कुछ हम लोग बढ़ा देते थे, अब घटा देना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे वही है, क्या है? सारा अलग अलग मार्किंग से क्या हुआ है? जहाँ पे वो इंक्रीज था वहाँ डिक्रीज, और जहाँ पे डिक्रीज था वो इंक्रीज किया है, बस मैंने और कुछ भी नहीं किया। देखो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसमें डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग था। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? मार्केट में, मतलब इकोनॉमी में पैसा खर्च करने लगेगी। क्या करेगी? बिल्डिंग्स, डैम्स, फ्लाईओवर सब बनाएंगी जिससे मार्केट में पैसा आएगा। पैसा अगर मार्केट में आया तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होना है? बढ़ना। वो रिड्यूस, जो मतलब डेफिशिएंट डिमांड हो गया है वो कहीं ना कहीं ठीक होते चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, डिक्रीज इन टैक्सेस। बिल्कुल सही बात है, पहले टैक्सेस 10 से 15 हो जाता था, बट अब वो रिवर्स हो जाएगी। मान लो टैक्स 15% लगता था, अब गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भैया आप 10% दे दो। तो मार्केट में क्या होगा? हमारे पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा, टैक्स कम देने से हम लोग खर्च करेंगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा। क्लियर है? क्योंकि अल्टीमेटली डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है? मार्केट में पैसा डालना पड़ता है ना उसको करेक्ट करने के लिए, और क्या करना पड़ता है? मार्केट में लोन प्रोवाइड करना पड़ते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है मार्केट में पैसा लाने के लिए। क्लियर? और जो नेक्स्ट है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सेम दो मेजर, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या है? क्वांटिटेटिव में बोलती है कि डिक्रीजेज इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या होंगी? बैंक रेट को घटा देंगी।
कौन सर? आरबीआई। क्लियर। नेक्स्ट, डिक्रीज इन रेपो रेट, वही सेम की चीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन, वहां पे क्या था? सेल ऑफ सिक्योरिटी था। यहां पे क्या है? अब आरबीआई परचेज करने लगेगी। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर वो परचेज करती है आरबीआई तो पैसा मार्केट में चला जाएगा, क्योंकि कुछ खरीदने के लिए पैसे तो देने पड़ते हैं ना। ठीक है। डिक्रीज इन एलआरआर, अब क्या है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगी भाई ठीक है, रिजर्व अपना रेशियो कम कर लो। जब रिजर्व रेशियो कम करना होगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा मार्केट में लोन देने के लिए। मार्केट में लोन देने के लिए अगर पैसा होगा तो मार्केट में पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट चले आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है? डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेम यहाँ पे 6 लाख रुपए का एसेट हम लोगों ने मोर्टगेज किया, उस समय 4.5 लाख रुपए दे रही थी। ठीक है, और 1.5 लाख का मार्जिन था। अब ये बोलती है ठीक है भाई, अब क्या करो, मैं 5,50,000 रुपए आपको दे दूंगा 6 लाख के मॉर्टगेज पे। तो यहाँ पे मार्जिन क्या हुआ? 50,000 का हो गया। 50,000 का हो जाने से क्या होगा? मार्केट में सभी लोग बोलेंगे भैया हमें भी लोन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मार्जिन कम है, मार्केट में पैसा आया। नेक्स्ट वन, मोरल सुएशन या एडवाइस टू इनकरेज लेंडिंग। यहाँ पे बोला जाएगा कि ठीक है, आरबीआई बोलेंगी कि कमर्शियल बैंक को जाओ दो, आराम से दो, जो लोन मांगे जितना मांगे दे दो, मार्केट में तो पैसा जाना है, दे दो दे दो दे दो। ठीक है। और जो लास्ट है वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उसमें क्या किया जाता था? वहां पे रेशनिंग किया जाता था। बट अब इसमें बोला जाएगा विड्रोवल क्रेडिट रेशनिंग, मतलब जो हम लोगों ने रेशनिंग करके रखा था उसे हटा देंगे, जो सेक्टर जितना पैसा मांग रहा है दे दो भाई। क्लियर। तो इतने सारे मेजर्स जो होते हैं वो टेक किए जाते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में। तो हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।